तो जब पढ़ने लिखने का सबको अधिकार मिला, तो इसके बाद अंग्रेजों ने इस देश में 1931 में जाति आधारित गिनती करवा दिया। जाति आधारित गिनती करवाए तो जब गांव-गांव जो लोग गिनती करने वाले लोग गए, जो पढ़े थे उनका भी नाम लिखे, जो नहीं पढ़े थे उनका भी नाम लिखे। अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, 22.5% रिजर्वेशन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है। लेकिन 1931 की जाति आधारित गिनती के अनुसार पिछड़े वर्ग की संख्या 52% थी। आज तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिली, उनका मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ, और लागू हुआ तो 1989 में 27% उनको हिस्सेदारी दी गई। वो आज भी अधिकार वंचित हैं, और अधिकार वंचित को इस देश में गुलाम कहा जाता है। जो सबसे बड़ी तबके की आबादी है वो इस देश में आज भी गुलाम है। और 1944 में इसी बात को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये कह रहे थे, हम सत्ता संपत्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गांधी और नेहरू ने कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो लेकिन अंग्रेज भगाओ, क्योंकि अंग्रेज इस देश के भारत के मूल निवासियों को अधिकार देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आपके हिस्से की जमीन दे दी जाएगी, आपके हिस्से की नौकरी दे दी जाएगी, आपको उद्योग धंधा कल कारखाना मिलेगा और आपको भी मान सम्मान मिलेगा। लेकिन आज़ादी के 75 सालों में हमारे समाज को, आज भी हमारा समाज अधिकार वंचित है। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन धर्म मानने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, तो यह सोचकर अधिकार दिया कि जो बहुसंख्यक समाज है या बहुमत की प्रणाली होगी और प्रजासत्ता का दिन आएगा कि राज सत्ता अपने हाथ में कायम कर लेगा और इस देश का हुक्मरान बन जाएगा। और बाबा साहब ने एक बात और इस देश में लगकर काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कि जो ओबीसी की जातियां 3333 जातियां हैं उनको ओबीसी में विभाजित कर दिया, या 2100 जातियां हैं उनको अनुसूचित जातियों में विभाजित कर दिया। मतलब 4 जातियों में, माइनॉरिटी 4 जातियों में बाबा साहब ने जो करोड़ों जातियों में जाति बनाई गई थी, इस व्यवस्था को, जाति व्यवस्था का विरोध को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने काम किया। अब जहां तक शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, ज्योतिबा राव फुले इस देश के प्रथम शिक्षक थे, और ज्योतिबा राव फुले जैसे लोग ऐसे नहीं शिक्षा के लिए जो है वो किए, वो एक व्यक्ति के जो है बारात में जा रहे थे, और व्यक्ति नहीं थे, वो सामंतवादी व्यवस्था के लोग थे, और ये भी उस समय थोड़ा हष्ट पुष्ट थे। तो इनको रास्ते में जो है उन लोगों ने उठाकर गाड़ी से फेंक दिया, और गाड़ी से फेंक दिया तो वहां जाकर के वो बहुत रोए और बिगड़े और घर वापस लौट के आए और कमरा बंद कर लिया। इनकी पत्नी और इनके माता पिता सब लोगों ने कहा कि कमरा खोलिए, क्या हुआ? इन्होंने 3 दिन तक कमरा नहीं खोला। तो बाबा उस समय जो है ज्योतिबा राव फुले की जो मतलब परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा जब आप नहीं खोलोगे तो हम जो है अब क्या करेंगे। बहुत लाचार हुए, और अंत में तीसरे दिन जो है जाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकले। जब ज्योतिबा राव फुले बाहर निकले तो इनकी जो पत्नी थी, जो है इनकी पत्नी ने कहा, सावित्रीबाई फुले जी ने कहा कि लाइए भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तो उस समय भुट्टा जो हो रहा जिसको कहते हैं में, भुट्टा तोड़कर लाई और उन्होंने कहा कि भूज करके दिया कि आप खाओ। तो पूछे जो है कि इसमें सबसे कीमती दाना कौन सा है, तो भूजे हुए भुट्टे में सबसे कीमती दाना कौन सा है, यह उनका भी परिवार बता नहीं पाया। तो उसी समय उन्होंने कहा कि इसमें कोई सबसे कीमती दाना नहीं है, कीमती दाना जो था वो जमीन में समा गया और उससे बीज अंकुरित हुआ है, और तब ये जाकर के उसी तरीके से हम लोगों को समाज में, और तब इन लोगों ने जाकर के विद्यालय खोलने का जो है मूड बनाया और विद्यालय खोला। कहा हम पूरे देश समाज को शिक्षित करेंगे, पूरे भारत की महिलाओं को शिक्षित करेंगे, नौजवानों को शिक्षित करेंगे, और इस देश में पुनः जो है शिक्षा की क्रांति लाएंगे। इन्हीं की देन है कि माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले की देन है कि आज हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के बराबर जो है हर शिक्षा में, हर काम में बराबर भागीदारी ले रही हैं। अगर इस देश की महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो इस देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगला सवाल।